Good evening, students. I welcome you once again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज जो है स्टैटिक जीके वाला दिन है एंड जैसा कि आपको पता है हम सार्क, आसियान, ब्रिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम G20 जो है कवर करेंगे, राइट। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी एंड थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर और इंडिया की कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर जो है ये मीटिंग्स जो है होल्ड करवाई गई, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ श्रीनगर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो G20 इज़ शॉर्ट फॉर ग्रुप ऑफ 20। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 27 कंट्रीज। पहले 28 थी बट यूके के एग्जिट के बाद अब वो 27 रह चुकी हैं। तो 20 मेंबर्स हैं G20 के, जिसमें 19 नेशंस हैं। मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन से नेशंस हैं। और यूरोपियन यूनियन है विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 27 कंट्रीज़। ये 19 कंट्रीज़ जो हैं, ये 19 कंट्रीज़ बेसिकली आपकी डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। आने वाले टाइम की जो सुपर पावर्स होने वाली हैं, ग्लोबल सुपर पावर्स, वो हैं, राइट। तो ये जो फोरम है यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है और एड्रेस किया जाता है। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक टर्म्स में जो आपके इश्यूज़ रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है, इसके कुछ की जो हैं फोकस एरियाज़ हैं। तो G20 का जो समिट इंडिया में हुआ था उसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम। सो वासुदेव कुटुंबकम इज़ समथिंग जो हमारे कल्चर में बहुत थॉरोली एम्बेडेड है, वे वी से दैट एवरी वन, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो थीम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये मैप है जो हमारी G20 की कंट्रीज़ दिखा रहा है। अगली स्लाइड में हम इनकी लिस्ट भी पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, दीज आर द मेंबर कंट्रीज़। ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें मेरा जो है पढ़ाने वाला या बोलने वाला सच कुछ है नहीं है। ये G20 जो फोरम है, इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द G7 फोरम। ये G7 फोरम पहले G8 था, लेकिन रशिया को इसमें से एक्सपेल कर दिया गया, तो अब ये वापस से G7 हो गया है, राइट। एंड G20 इसी का एक्सपेंशन है। G7 में जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज़ जो डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमीज़ हैं वो आती हैं, एंड G20 जो है उसी का एक्सपेंशन, इसमें 20 और इकोनॉमीज़, इसको एक्सपैंड करके 20 इकोनॉमीज़ इंक्लूड कर ली गई हैं। So it was founded in 1999 in response to the financial crisis of the late 1990s. इनिशियल पर्पस क्या था कि जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, वो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को रेगुलेट करे और उसके ऊपर डिस्कस करे और कोऑर्डिनेट करे। और एक्सपैंडेड फोकस में क्या आ गया कि अब सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है जो ग्लोबल लेवल पर आ रहे हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज, जैसे कोविड पैंडमिक था, अब इबोला का आउटब्रेक हो गया, एमपॉक्स का आउटब्रेक हो रहा है, तो इन सब हेल्थ इश्यूज को लेकर भी जो है एक कंसर्न दिखाती है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। हिस्टोरिकली अगर बात की जाए तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 1997 में देखने को मिला, एंड इनिशियली G20 की फॉर्मेशन इसी का एक रिस्पॉन्स थी कि ऐसे क्राइसिस से हमने जो है अपने आप को कुशन करना है, स्टेबलाइज करना है। तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नीड फील की गई इस एशियन क्राइसिस में। और इनिशियली अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट G20 मीटिंग्स थी वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स थी 1999 में, एंड समिट्स ऑफ हेड्स जो है स्टेट्स और गवर्नमेंट के, वो 2008 में स्टार्ट हुआ। तो 2008 का समिट जो था वो पहला ऐसा समिट था जहाँ पे G20 के लीडर्स, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स थे, वो जो है बैठे और उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, अगर आपको पता हो, अमेरिका में जो आपका बैड लोन्स वाला जो इशू था, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले इशू की वजह से, जो हमें बार्कलेज की वजह से, जो बार्कलेज और ऐसे जो लेंडर्स थे उनकी वजह से रिसेशन देखने को मिला, अगेन एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो इसके बाद G20 के लीडर्स गैदर हुए और उन्होंने कहा कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द GDP, ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है इन G20 कंट्रीज़ में आपको मिलेगी।
समिट्स की बात करें तो G20 के समिट्स एनुअली होल्ड किए जाते हैं। पहला समिट जो था 2008 में होल्ड किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका जो इनिशिएशन था वो यूएस की हाउसिंग मार्केट की वजह से था, जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो थे वो बढ़ गए थे, जिसकी वजह से रिसेशन देखने को मिला। एंड 2023 में जो समिट था वो इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। एंड थ्रू आउट द ईयर ऑल ओवर द कंट्री जो है वेरियस लोकेशंस पर इवेंट्स जो है करवाए गए थे। तो स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग का क्या हायरार्की है G20 में। तो एनुअल समिट्स तो आपको बता दिए। अब अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स और ट्रैक्स जो है इस G20 में काम करते हैं। पहला तो है फाइनेंस ट्रैक। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टैक्स पॉलिसीज, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। दूसरा है डेवलपमेंट ट्रैक, जिसमें आपकी सोशियो इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो है देखा जाता है। पावर्टी एलिवेशन कैसे करनी है, हंगर को कैसे रिमूव करना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ कैसे करनी है, जेंडर इक्वालिटी कैसे लानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आएगी, क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे अडेप्ट करना है और मिटिगेट करना है, ग्रीन एनर्जी को कैसे प्रमोट करना है। तो ये सब इस डेवलपमेंट ट्रैक में देखा जाता है। एंड लास्ट इज द शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या है? ये बेसिकली सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है हर कंट्री के, वो इस शेरपा ट्रैक में होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द शेरपास। और ये जो है समिट का एजेंडा फॉर्म करते हैं कि हाँ भाई इस समिट में ये चीजें डिस्कस होंगी। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक, बिकॉज ये ईयर राउंड जो है काम करता है और ये डिसाइड करता है कि भाई आने वाली मीटिंग्स में क्या एजेंडा होगा और क्या डिस्कशंस होंगी। G20 के सेक्रेटेरिएट और कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो G20 का सेक्रेटेरिएट जो है डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड जो होस्ट कंट्री है वो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स को लीड करती है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, बाकी G20 मेंबर्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके। और हर साल जो है प्रेसिडेंसी जो है रोटेट होती है। तो 2023 में इंडिया के पास थी, 2022 में इंडोनेशिया के पास थी और 2021 में इटली के पास थी। 2024 में ये ब्राज़ील के पास जाएगी एंड 2025 में ये आई थिंक साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। राइट, एक बार ये चेक कर लेना, आई थिंक आगे वाली स्लाइड्स में कवर भी करा है। ओके, तो की थीम्स और फोकस एरियाज क्या रहते हैं? ऑब्वियसली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाना और सस्टेनेबल बनाना और रॉबस्ट बनाना, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करना, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी, अगेन कि किस तरह से हम ट्रांजिशन करें फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रेन्यूएबल सोर्सेज टू क्लीनर सोर्सेज टू ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करें। तो की जो पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स हैं, पहला है द G20 फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, जो 2009 में आया था। एंड ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी पर फोकस करता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो है फॉर्मुलेट किया गया था सो दैट ग्लोबल डिमांड को बूस्ट किया जाए और फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिफॉर्म किया जाए कि ऐसे फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंस हो एक जगह पर, लोकलाइज इंसिडेंट्स का एक ग्लोबल इम्पैक्ट ना हो। फिर पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज तो हमें पता ही है 2015 में, जहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो बात थी, पेरिस अग्रीमेंट जो कहता है कि हमें 1.5 से 2 डिग्रीज के बीच में जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है रोकना है, अदरवाइज इट कैन हैव एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द अर्थ। तो ये जो था एंटेलिया टर्की में हुआ था समिट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया गया, वो हैम्बर्ग समिट में, जर्मनी में है हैम्बर्ग, तो 2017 में इन्होंने एक्सेप्ट किया और बोला कि हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें हम ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे सो दैट वो सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए। तो अगर मेजर अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव्स की बात करें तो G20 ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आया था उसके साथ टैकल किया। पेरिस अग्रीमेंट अगेन कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हमने 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है। एंड डेट रिलीफ इनिशिएटिव्स तो है ही हैं, जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में ना फंसें और किस तरह से वो अपने डेट को ओवरकम कर सकें, स्पेशली पैंडेमिक टाइम पे जहाँ पे इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमीज थी उनको बहुत सीरियस हिट हुआ था। तो अगर G20 को G7 के साथ कंपेयर किया जाए तो G7 जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमीज हैं।
जिनको डेवलप कंट्रीज कहा जाता है, वेयर G20 में दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, मोर इंक्लूसिव है, और सबको जो है एक इक्वल आवाज़ दी जाती है। G20 और ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज की बात करें तो बार बार यही बात आ रही है कि 2008 का जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन था यूएस में और जो यूरोजोन डेट क्राइसिस था, तो G20 हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड वेरी क्रूशियल इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस। मोर ओवर कोविड-19 में जो है इकोनॉमीज को हिट हुआ था, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को, जहाँ पे सब कुछ ठप हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था, डिमांड जीरो हो चुकी थी, ग्लट देखने को मिला था। तो G20 का उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दे इंटरवीन थ्रू समथिंग कॉल्ड एज डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव, जो अप्रैल 2020 में इन्होंने लॉन्च करा था, सो दैट पुअरर कंट्रीज जो है अपनी डेट पेमेंट्स को जो है डेफर कर सके, रोक सके इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सोशल इश्यूज और ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो 2021 में जो रोम समिट हुआ, 2021 की प्रेसिडेंसी इटली के पास ही अभी हमने पीछे पड़ा, तो रोम समिट में ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, सो दैट फ्यूचर में अगर ऐसी कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आए तो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो कि उसको कैसे टैकल करना है। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी जो है G20 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। एंड G20 ने 2014 में ये बोला कि हम कोशिश करेंगे कि जो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप है उसको रिड्यूस करके 25% तक लाया जा सके बाय 2025। ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो G20 के जो मेंबर्स हैं, दे वांट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ट्रेड, एंड जो आपके ई कॉमर्स को लेके, डिजिटल ट्रेड को लेके, और जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं नेशंस की कि भाई हम अपने ट्रेड सेक्टर को जो है प्रमोट करेंगे, हम जो है हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसे बनाएंगे ताकि डोमेस्टिकली हमें बेनिफिट हो, या हम सब्सिडाइज कर देंगे उस सेक्टर को, तो उस सब के अगेंस्ट भी उन सब इश्यूज को भी G20 एड्रेस करता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात भी G20 करता है थ्रू इट्स G20 ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जाती है। G20 और क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट फाइनेंस, अगेन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कैसे करना है, एंड जो वेल्दियर G20 नेशंस हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड है, उन्होंने कमिट करा है कि हम हर साल $100 बिलियन जो है देंगे, पर्टिकुलरली थ्रू द ग्रीन क्लाइमेट फंड। एक फंड बनाया गया ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और क्लाइमेट फाइनेंस को इन्हांस किया जा सके। मोर ओवर कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है कि हम जितना एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस, उतना ही जो है हम सिक्वेस्टर करें। तो मे बी मेरी एमिशन जो है 100 यूनिट है, तो कार्बन न्यूट्रलिटी है कि मैं जितना निकाल रही हूँ उसे वापस जो है वापस भी लूँ, तो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है। एनर्जी ट्रांजिशन बाई ग्रीन टेक्नोलॉजीज और कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करना है और रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी अगेन कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे भी पढ़ा। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है G20 का, तो वो डेवलपमेंट एजेंडा पे काम करता है कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, सो दैट उनमें जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, एजुकेशन एडवांस हो सके, पावर्टी रिड्यूस हो सके, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो सके, ये सब चीज़ें। एंड एक और इन्होंने इनिशिएटिव निकाला है, न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका। तो यहाँ पर बेसिकली अफ्रीकन नेशंस के साथ G20 जो है पार्टनर कर रहा है, सो दैट अफ्रीकन इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के थ्रू जो है डेवलप किया जा सके, राइट, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर G20 की जो इंडियन प्रेसिडेंसी की बात की जाए तो ऑलरेडी मैं थीम आपको बता चुकी हूँ, और इंक्लूसिव ग्रोथ और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये जो है समिट हुआ था। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन करके इसमें एक साइन हुई, जहाँ पे लीडर्स ने ये माना और एम्फसाइज करा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और इंक्लूसिवली डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो की इनिशिएटिव्स क्या थे, हमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाएंगे जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करेंगे जहाँ पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा।
तो की फोकस एरियाज क्या रहे? सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन। ये आप 5 सेकेंड ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। जो समझ नहीं आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल क्लैरिफाई। हाँ जी, पढ़ लिया? चलो, फिर अगेन इसमें जो था ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड रिफॉर्म की बात की कि आईएमएफ का रिफॉर्म कैसे करना है, डेट रिलीफ कैसे देना है, राइट। जियो पोलिटिकल स्टेबिलिटी और मल्टीलैटरलिज्म की बात की, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ जैसी इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की बात की गई। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की गई, किस तरह से, जिस तरह से हमारे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल एरा में जो है डिजिटल वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, अलग तरह के थ्रेट्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से रोकना है। एंड अगेन एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई कि क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और एनर्जी एक्सेसिबिलिटी को कैसे प्रमोट करना है। तो इंडिया की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही? क्लाइमेट पॉलिसी को शेप करना, कैसे हम कार्बन रिडक्शन कम कर सकते हैं, कार्बन प्राइसिंग के ऊपर फोकस किया, रेन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की बात की गई। मोर ओवर डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंडिया ने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, जैसे कि इंडिया स्टैक है, जो कि एक एपीआई है जहां पर डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और हेल्थ केयर सिस्टम्स को रेवोल्यूशनाइज किया गया है, राइट। हेल्थ इनिशिएटिव्स, किस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी के इनिशिएटिव्स जो हैं इंडिया के, जहाँ पर इंडिया कहता है कि नहीं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, हम बाकियों को भी देंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड-19 के दौरान। एंड फूड सिक्योरिटी की तो बात है ही है कि किस तरह से हम इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और हंगर को टैकल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पहले शायद नहीं थे, या पहले जो थे हमें दिखते नहीं थे, बट अब जो है दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो की आउटकम, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आई, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात हुई, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस जो है वो इस्टेब्लिश करी गई इंडिया द्वारा, जहाँ पर बायोफ्यूल डेवलपमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने की बात की गई। एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क लाया गया, जहाँ पर डेवलपिंग नेशंस की जो नीड है उसको बैलेंस करने की बात की गई कार्बन रिडक्शन के नीड के साथ, कि कार्बन जो एमिट हो रहा है उसको भी रिड्यूस करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी एमिशन रिड्यूस करते करते जो डेवलपिंग नेशंस की नीड्स एंड डेवलपमेंट की हम उन्हें नज़रअंदाज कर दें। एंड टेक्नोलॉजी एंड एआई एथिक्स की भी बात हुई। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडिया के G20 में? कि मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को जो है बैलेंस किया जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज पर, इमर्जिंग इकोनॉमीज पर, ग्लोबल साउथ पर फोकस किया जाए, स्पेशली by advocating issues like climate justice, equitable global governance, stronger financial mechanisms, इन सब के थ्रू। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एंड इंडिया की पोजिशन एज अ ग्लोबल लीडर, एज एन इमर्जिंग लीडर भी जो है सामने आई है, कि किस तरह से इंडिया जो है एक कंपैशनेट नेशन है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू जो है अपने इंटरेस्ट को और बाकियों के इंटरेस्ट को भी साथ लेकर चलता है। आने वाले साल में ब्राज़ील होल्ड करेगी, एंड थीम रहेगा बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। क्या क्या फोकस रहेंगे? अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस रहेगा, एंड G20 सोशल जो है एक इनिशिएटिव, सोशल इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट कर सकती है।
12 एंगेजमेंट ग्रुप से और नॉन गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ग्लोबल डेट रिलीफ की बात की जाएगी थ्रू द G20 कॉमन डेट फ्रेमवर्क, कि किस तरह से हम पुअरेस्ट नेशंस को, स्पेशली जो अफ्रीकन नेशंस हैं, उन्हें डेट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं जो सिवियर डेट क्राइसिस में हैं। और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की जाएगी, अगेन वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO एंड यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रिफॉर्म करना है ताकि उनको और मल्टीलैटरल और इंक्लूसिव बनाया जा सके। राइट क्यों? क्योंकि 2023 में जाम्बिया, घाना जैसी कंट्रीज थी बहुत ज़्यादा डेट में फंसी हुई हैं, गवर्नेंस इंटरवेंशंस की ज़रूरत रही है। मोर ओवर देर इज़ अ रिपोर्ट विच सेज दैट कि 2030 का जो हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का, वो हम मिस कर देंगे एजुकेशन, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के एरियाज में स्पेशली। तो किस तरह से जो है हमें वो अचीव करना है। मोर ओवर ब्राज़ील की ग्रीन एनर्जी को कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, अमेजोन को लंग ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। एंड अभी हमने कल की परसों के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि अमेजोन का जो बेसिन है उसमें एक नीग्रो रिवर है, वो ड्राई अप कर चुका है, उसके वाटर लेवल्स जो हैं कम होते जा रहे हैं, विच इज़ इम्पैक्टिंग द अमेजोनियन इकोसिस्टम ऑन द होल। तो encroachments और anthropogenic influences coupled with climate change is adding to the woes of the area। and आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो जहाँ पे हमें आज की डेट में अमेजोन रेन फॉरेस्ट दिख रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को वहाँ पे सहारा जैसा एक डेजर्ट दिख सकता है। तो इंडिया से टेक ओवर की ब्राज़ील ने प्रेसिडेंसी, राइट, 2025 में साउथ अफ्रीका के पास ही जाएगी। तो एक यूनिक पीरियड है कि किस तरह से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, पहले इंडिया, फिर ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका, तीनों ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से वो G20 का एजेंडा शेप कर रही है। तो करंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, क्लाइमेट एक्शन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये हम पिछले सार्क से जब स्टार्ट किया था और ब्रिक्स तक यही डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का रोल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले टाइम का क्या चैलेंज रहेगा, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लोबल हेल्थ को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है और सबको साथ लेकर चलना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट G20। आई होप समझ आया, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़े फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, राइट। एंड कोई भी डाउट होता है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। स्पीड की अगर बात है, मेरे पास यार 15 से 20 मिनट ही होते हैं, लेकिन बहुत बार मैं उसको एक्सटेंड कर जाती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें रेपिटेटिव होती है तो वहाँ पे मैं स्पीड पकड़ लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्लो करके उसको समझाती हूँ। अगर फिर भी तेज़ लग रही है तो यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पर आप 0.25x से 2x तक की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। एंड जहाँ तक बात रही क्लैरिटी नहीं है वीडियो की, अगेन आपके डेटा कनेक्शन में कुछ दिक्कत होगी तो अगेन सेटिंग्स में जाकर जो आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन है उसको आप इंक्रीज़ कर लीजिए। ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है 240 पिक्सल्स पर वीडियो चलाता है, आप उसको अगर 1080 करेंगे, 1080 पिक्सल्स पर लेकर जाएंगे, डेटा थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा लेकिन वीडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन स्टडी हार्ड, अपने जो सॉक्स हैं उनको पुल अप कर लीजिए, अपनी प्रेपरेशन वाली टोपियाँ कस लीजिए, बिकॉज रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक होने वाला है सरकार बनते ही। एंड यू शुड नॉट बी लैगिंग बिहाइंड इन एनी सेंस। अगर लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले प्रायोरिटी पे कवर होना चाहिए, अगेन कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइए। बाकी डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वॉक इन भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। साइंस कॉलेज के ऑपोजिट अम्ब वाली गली में स्प्रिंगडेल स्कूल्स के पास जो है ज्ञान गुरुकुल जो है वहाँ पर है, उनका ऑफिस वहाँ पर है। तो बैचेस चल रहे हैं, यू कैन ऑलवेज इनरोल विद अस। फ्री डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ भी करवाई जाती है, डाउट सेशंस भी होते हैं, सब होता है। तो बस आने की देर है, आपका वेट है, आपका इंतज़ार है। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो and do not forget to like, share and subscribe and share with your near and dear ones. Thank you very much. Happy learning. Take care. Bye bye.